24 जनवरी 2006 की यह बात है। दरअसल एक प्रेग्नेंट महिला को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है क्योंकि उसको प्रसव की पीड़ा हो रही थी, उसको बच्चा होना था। अब जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर जाती है और एडमिट के लिए उसके पति का नाम लिखवाया जाता है, तो वो अपने पति का नाम नहीं ले पाती है, नहीं बता पाती। अब यहीं से पता चलता है कि वो महिला शादीशुदा नहीं बल्कि कुंवारी महिला है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और जबकि वो प्रेग्नेंट है। अब ये धीरे धीरे करके इस बात पूरी हॉस्पिटल में फैल जाती है। जब यह बात पूरे हॉस्पिटल में फैलती है तो हॉस्पिटल के लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक कुंवारी लड़की है, उसे हॉस्पिटल में उसकी माँ ही लेके आती है। इसी बीच में एक लड़का जिसका नाम गौरव होता है, वो उसके पास पहुंचता है, लड़की के भी और लड़की के माँ के पास जब पहुंचता है तो जाकर कहता है हाथ जोड़ते हुए कि माँ जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई ब्लड की जरूरत हो, कोई दवाइयों की जरूरत हो या किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो मैं यहाँ बैठा। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप मेरे से बेझिझक बोल सकती हैं। दरअसल मेरा नाम है गौरव कुमार और मैं आप ही के जिले का रहने वाला हूँ। जैसे ही मुझे आपकी ये बात पता चलती है तो मैंने सोचा आपकी मदद की जाए। आपको पैसे की, आपको ब्लड की, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे मदद ले सकती हो। अब जैसे ही माँ और बेटी ने यह बात सुनी तो उनकी जान में जान आ जाती है। वो सोचती हैं कि कोई तो है अपना यहाँ जो अपनी मदद करना चाहता है। अब वो लड़का जिस हॉस्पिटल में, जिस रूम में, जिस बेड में वो एडमिट होती है तो उसी के सामने जाकर बाहर बैठ जाता है और जब तक बैठा रहता है जब तक कि कोई डिलीवरी नहीं हो जाती है और जुड़वा बेटियों को वो महिला जन्म दे देती है। अब जैसे ही वो महिला जन्म दे देती है तो वो लड़का जो बाहर बैठा हुआ है वो आता है, बोलता है ठीक है, जो भी है जैसा है सब ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर जाना और घर जाने के बाद इन बेटियों को बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करना। लेकिन घर जो है, जो अभी तक तुम जहाँ रह रही हो, ये वाला नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग तुमसे सवाल पूछेंगे। अभी जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था तो सारे लोग, तमाम लोग जो होते हैं वो सवाल पे सवाल करने लग जाते हैं कि ये दोनों बच्चियां कहाँ से आई हैं। आगे भी लोग तुमसे यही सवाल करेंगे, इसलिए नई जगह रहना, सब ठीक हो जाएगा। गौरव कुमार ने अपने होने के नाते उन्हें सही सही सलाह दी, सही सही उन्हें समझाया, बताया। अब गौरव कुमार द्वारा जैसा बताया गया था उन दोनों ने वैसा ही किया। आखिरकार अब घर चले जाते हैं। घर चले जाने के बाद लगभग 17 दिनों बाद एक ऐसी खबर मिलती है कि उस इलाके में सनसनी फैल जाती है। दरअसल वो दोनों बच्चियां और उसकी माँ का कत्ल हो जाता है। बहुत ही भयानक रूप में कत्ल होता है। उसके बाद कातलों को ढूंढना शुरू किया जाता है और ढूंढते ढूंढते 19 साल का वक्त लग जाता है। इसमें सीबीआई हो, सीआईडी हो, सारी पुलिस बल हो, सब फेल हो जाते हैं। लेकिन एक ऑफिसर ऐसा आता है जिसने अपना दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के बाद 19 साल बाद उस केस को सॉल्व किया, उन कातलों को पकड़ा। जब उन कातलों को पकड़ा तो पता चलता है कि दोनों कातिल फौजी होते हैं और इसी बात को लेकर उस ऑफिसर की हर जगह वाही वाही होने लग जाती है। 19 साल के बाद जो कातलों को पकड़ा जाता है, जो दो फौजी होते हैं, तो वो एक ही सवाल करते हैं कि साहब इतना बता दीजिए कि आखिरकार हमको पकड़ा कैसे। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पुलिस अगर चाहे तो उन मुजरमों को, उन कातिलों को, उन अपराधियों को पकड़कर वो अपने सलाखों के पीछे जरूर पहुंचा सकती है। आदाब, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। केरल प्रदेश का एक जिला है कोल्लम और कोल्लम का ही एक गांव लगता है आंचल। बात कर रहा हूं 10 फरवरी 2006 की। दरअसल एक महिला जिसका नाम संथम्मा होता है और उसकी एक बेटी होती है और बेटी की 2 बेटियां होती हैं। दरअसल संथम्मा अपनी ही बेटी की प्रेगनेंसी की और जो दोनों बच्चे हुए हैं उन बच्चों की जानकारी वो पंचायत भवन में जब जमा कराने के लिए जाती है और जाकर जमा कराने के बाद जब घर लौटकर आती है तो उसी टाइम जब जो जिस घर में जब वो रहते हुए हैं, जब वो एंटर होती है तो उसे जो दोनों बच्ची, जो मात्र 17 दिन की और उनकी एक जो बेटी है जिसकी अभी अभी 17 दिन पहले प्रेगनेंसी हुई है, जिसने 2 बच्चों को जन्म दिया है, वो मृत अवस्था में तीनों बच्चे पाए जाते हैं। संथम्मा की बेटी की और दोनों जुड़वा बेटियों का कत्ल हो चुका है। किसी ने धारदार हथियार से उनका गला काट दिया है, गला रौंद दिया था। अब जैसे ही संथम्मा ने अपनी आंखों से जब ये दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद संथम्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं, रोने लगती हैं। संथम्मा की चीख पुकार सुनने के बाद जो आस पास के पड़ोसी होते हैं
गली मोहल्ले के जो लोग होते हैं वो दौड़कर संथम्मा के घर पे आते हैं और जब वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, यह 3 कत्ल की सूचना, क्योंकि 17 दिन की 2 बेटियां थी और उसकी मां थी, उनका कत्ल होना यह अपने आप में एक सनसनी फैलने वाली बात थी। देखते ही देखते ये खबर पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार कत्ल किसने किया है और क्यों किया है। संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद जांच पड़ताल जब शुरू की जाती है कि एक बाइक आई थी और एक बाइक पर लड़का सवार था और उसी लड़के ने इन कत्लों को अंजाम दिया। जब गांव वालों से सवाल पूछा जाता है कि बाइक कैसी थी, किस कलर की थी, या किसी ने इसको अच्छे तरीके से देखा है, कौन सवार था, कैसा लड़का था, किसी ने उसका चेहरा देखा है क्या, तो पुलिस की जांच में ये पता चलता है कि कन्नूर का एक कैंप का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राजेश कुमार होता है। वो आर्मी फौजी में होता है, उसी की यह बाइक है। अब पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इसका इनसे क्या संबंध है और आखिरकार ये क्यों आएगा इनके पास, और दरअसल इस परिवार से इसका क्या नाता है, क्या रिश्ता है। अब पुलिस उसके पास पहुंचती है। वहां जाने के बाद उसकी तलाश की जाती है तो पता चलता है कि वो यहाँ नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पर चला गया है। दरअसल उसकी जो ड्यूटी होती है पंजाब पठानकोट में 45 एडी रेजिमेंट में उसकी पोस्टिंग होती है। और जो पुलिस उसकी जब जांच पड़ताल करती है तो एक नाम और सामने आता है, उसका नाम होता है दिवल कुमार। अब जैसे ही इस महिला यानी कि संथम्मा के सामने जब दिवल कुमार का नाम सामने आता है तो पुलिस इनसे पूछती है कि क्या तुम दिवल कुमार को जानते हो। तभी वह महिला संथम्मा सोचने पर मजबूर हो जाती है, रोते रोते हुए अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो कहती है कि केरल प्रदेश के जिले का एक गांव लगता है अलियामन, वह वहां की रहने वाली होती है कि बेटी जिसका नाम रंजनी होता है। दरअसल रंजनी को एक लड़के से प्यार हो जाता है, लड़के का नाम दिवल कुमार होता है जो कि भारतीय सेना में उसकी पोस्टिंग होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वह इतना नजदीक आ जाते हैं कि दोनों के आपस में शारीरिक संबंध बन जाते हैं, यानी कि फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। एक दिन इनकी बेटी यानी कि जो रंजनी होती है वो प्रेग्नेंट, वो गर्भवती हो जाती है। तो वह अपने प्रेमी यानी कि फौजी साहब से कहती है कि फौजी साहब, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। अब फौजी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने कहा ठीक है तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन तुम्हें यह बच्चा रखना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि तुम बच्चे है रखोगी तो हमारी शादी में कई अड़चनें पैदा हो सकती हैं, इसलिए तुम इस बच्चे को गिरा दो अगर हमारी बात मानो तो। फौजी ने रंजनी को कई तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन रंजनी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें यदि ये बच्चा नहीं चाहिए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब उन दोनों का जो प्यार था कई सालों से चला आ रहा था, उनकी जो दोस्ती थी वो टूट जाती है, जिसकी मिसालें आसपास के लोग दिया करते थे। लेकिन बच्चा रखने की वजह से वो फौजी उस रजनी से नाराज हो जाता है और वो अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है, जहां पंजाब के पठानकोट में 45 एडी रेजिमेंट भारतीय सेना में उसकी पोस्टिंग होती है। वह फौजी वहां चला जाता है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है, प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है, जो रंजनी का पेट है वो भारी दिखने लगता है, तो लोगों को ये बात पता लगने शुरू हो जाता है, पता चल जाता है सबको। आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उन सबको इस बात की जानकारी मिल जाती है कि आखिरकार ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। तो जो रंजनी होती है, रंजनी की माँ होती है, संथम्मा ने कहा अगर आसपास डिलीवरी करवाते हैं तो लोगों को पता चलेगा, बात खराब हो जाएगी। इसलिए वो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में पहुंचती हैं। वहां का एक हॉस्पिटल होता है STAT। हॉस्पिटल में जाने के बाद महिला को एडमिट कराया जाता है। जब एडमिट करा रहे थे तो तभी पता चलता है कि इसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, ये तो कुंवारी लड़की है, और कुंवारी होने के बाद आखिरकार प्रेग्नेंट हो कैसे गई। तभी उस पूरी हॉस्पिटल में ये खबर फैल जाती है। इसी बीच में एक मददगार आता है जिसका नाम गौरव कुमार होता है। गौरव कुमार कहता है कि मैं तुम्हारे ही कोल्लम जिले का रहने वाला हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो तुम्हारे पास पैसे पहुंच जाएंगे, तुम्हें ब्लड की जरूरत हो तो तुम्हारे पास ब्लड पहुंच जाएगा, या अगर किसी भी प्रकार की तुम्हें जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब रजनी को एडमिट कराया जाता है तो जो लड़का होता है गौरव कुमार, वो उसी कमरे के जस्ट सामने एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और इंतजार करता है कि कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, किस इमरजेंसी की जरूरत पड़े जिससे वो मदद कर सके। इंसानियत के नाते वो बैठ जाता है, मदद के लिए तैयार रहता है। उसी समय थोड़ी देर बाद रजनी को प्रेगनेंसी हो जाती है और वो 2 बच्चियों को जन्म देती है। जो गौरव कुमार होता है उसने एक बात कही थी कि रंजनी तुम्हें अपने गांव नहीं जाना चाहिए, बल्कि तुम्हें जहां जाना चाहिए जहां तुम्हें कोई रोके ना, कोई टोके ना।
इस हिसाब से उन्होंने एक गांव चुना जिसका नाम आंचल होता है और वह उसी आंचल गांव में रहने लग जाते हैं। रहते रहते 10 फरवरी 2006 की यह बात है। बच्चियां पैदा होने के ठीक 17 दिन के बाद गौरव कुमार घर आता है। उस वक्त संधम्मा जो पंचायत होती है उसमें अपनी बच्चियों के नाम दर्ज कराने के लिए गई हुई थी। उन्होंने नहीं देखा था और जो गांव के लोग होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, जो पड़ोस के लोग होते हैं, उस गौरव कुमार को देख लेते हैं आते हुए, क्योंकि जिस जगह जिस आंचल गांव में ये रह रही थी उस आंचल गांव में जिस इनको रूम दिलाने की भूमिका जो गौरव कुमार की रही थी। ये सब कहानी जब संथम्मा पुलिस को बताती है तो पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस इस लड़के को, जिसका नाम गौरव कुमार नहीं था बल्कि इसका राजेश कुमार नाम था, वही गौरव कुमार जो राजेश होता है, वो उसी हॉस्पिटल में गौरव कुमार बन के पहुंचता है जिसका नाम राजेश होता है। वो इसलिए पहुंचता है क्योंकि उसको भेजा गया था और भेजा किसी और ने नहीं था बल्कि फौजी ने उसे भेजा था। फौजी इसका दोस्त होता है। जो फौजी इस लड़की से प्यार करता था वो इस लड़की से पीछे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। बात जब हाथ से आगे बढ़ जाती है, जब वो फौजी इस लड़की को, इस बच्चे को गिराने की बात कर रहा था, लेकिन लड़की जो रजनी होती है वो साफ साफ इनकार कर देती है और जो फौजी होता है वो कहीं ना कहीं उस लड़की पर शक करता है और बोलता है कि जो बच्चियां हैं, जो बच्चियां तुमने जिन बच्चियों को जन्म दिया है वो मेरी बच्चियां नहीं हैं। तभी उसी समय रंजनी जो होती है वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम डीएनए जांच करवा सकते हो। जब रंजनी को लगा कि हॉस्पिटल में उसको कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी तो उसे लगा कि भविष्य में कई तरह के सवाल खड़े होंगे, मेरी बच्चियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने राज्य महिला आयोग को एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद उसने बताया कि एक मेरा प्रेमी है जो वह फला बटालियन में है, उसकी पठानकोट में पोस्टिंग है, आप उसका डीएनए सैंपल लीजिए और मेरी दोनों बच्चियों का सैंपल लीजिए और टेस्ट कराइए और ये डीएनए लेने के बाद पता करिए कि वाकई ये सही है, ये बच्चियां इसी की हैं या नहीं। क्योंकि फौजी ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिए थे। जब डीएनए सैंपल की राज्य महिला आयोग से मांग की जाती है तो वहां से आदेश होता है और उसके बाद टीम जाती है, उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है और डीएनए सैंपल लेने के बाद यह रिपोर्ट कत्ल के बाद आती है। तब यह क्लियर हो जाता है कि ये दोनों बेटियां इसी फौजी की थी। उसने ही इनसे छुटकारा पाने के लिए सारे षड्यंत्र रचे हुए थे। आखिरकार पुलिस ने जब रिपोर्ट आने के बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए पठानकोट पहुंचती है तो पता चलता है कि ना तो दिवल कुमार मौके पर है और ना ही जो उसका दोस्त है राजेश वो मौके पर है। जो गौरव कुमार बन के हॉस्पिटल में मिलने के लिए पहुंचा था वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। जब पुलिस उनके घर पर पहुंचती है तो घर वाले बोलते हैं, परिवार वाले बोलते हैं कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अब मामले की जांच पुलिस से सीआईडी के पास पहुंच जाती है तो सीआईडी भी उन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। तभी जो संथम्मा होती हैं वो सीधा हाई कोर्ट का रुख करती हैं, कहती हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और हाई कोर्ट से 2010 में इस मामले का सीबीआई से जांच कराने का ऑर्डर पास हो जाता है। 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बीतने के बाद भी सीबीआई उन दोनों को नहीं पकड़ पाती है, यानी कि दोनों फौजी भाग जाते हैं और ऐसे भागते हैं कि परिवार से फिर संपर्क ही नहीं करते। 3 साल बाद यानी कि 2013 में यह सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। इस स्थिति में है मामला कहीं ना कहीं बहुत ठंडा पड़ जाता है। लेकिन साल 2024 के नवंबर का महीना बताया जाता है। केरल के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं मनोज अब्राहिम, वो अपनी टीम से एक दिन बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के दौरान वो कहते हैं कि अगर कोई केस पुराने पेंडिंग जो पड़े हों वो सारे निकालो। तभी उसी समय एक जो पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है कि साहब कई बहुत सारे केस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। एक केस 19 साल से, लगभग 19 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। दोनों अपराधी फरार हैं, दोनों फौजी थे। कत्ल करने वाला राजेश और जिसने कत्ल करवाया था दिविल कुमार, दोनों फरार हैं, अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। तो मनोज अब्राहम कहते हैं कि क्या इस मामले की जांच पड़ताल की जाए। तभी जो ऑफिसर होता है पुलिस वाला वो कहता है कि साहब पहले सीआईडी ने जांच पड़ताल की है, पुलिस ने जांच पड़ताल की है, सीबीआई ने भी जांच पड़ताल की है, लेकिन ये अपराधी नहीं पकड़े गए हैं।
तभी वहां एक तकनीकी अधिकारी होता है जो कंप्यूटर पर बैठकर उनकी 19 साल पुरानी फोटो को लेकर वैसे ही अलग अलग डिजाइन की नई नई एआई की मदद से वो लगातार फोटो बना रहा था। एक के बाद एक फोटो की। या 19 साल बाद ये लोग कैसे लगते होंगे, कहीं वो दाढ़ी लगाता है, मतलब उनकी अलग अलग आकृतियां बनाना उसने शुरू किया। उसने कई तरह की आकृतियां बनाई। उसने कहा कि क्यों ना हम फेसबुक से इस आकृति को हम मैच करके देख सकते हैं कि किस आकृति यदि ये आकृति किसी से मेल खाती है या नहीं। फेसबुक पर जाकर जब प्रोफाइल चेक की जाती है तो पता चलता है कि विष्णु कुमार नाम का एक व्यक्ति है जिसने अभी अभी नई शादी की है, जो कि इंटीरियर डिजाइनर है और वो एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है। सब कुछ ठीक है, लगभग 48 साल उसकी उम्र है। जब ऐसा सब कुछ मिलाया जाता है, ऐसा सब कुछ देखा जाता है तो कुछ सिमिलरिटी मैच हो जाती है। जब उसके पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये जो विष्णु कुमार है ये वही विष्णु कुमार है जो गौरव कुमार बन के हॉस्पिटल गया था, और वही है जो फौज में था, जिसका असली नाम राजेश कुमार होता है। यहाँ भी वो विष्णु कुमार बन के रह रहा था। पुलिस ने उसको पकड़कर सीधा केरल के कॉलम में लेके आती है। वहां लाने के बाद उससे सख्ती से जब पूछताछ शुरू करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तब वो कहता है कि साहब वो भी तो पांडिचेरी में ही है। पुलिस उसको भी गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो पता चलता है कि वह भी इंटीरियर डिजाइनर का काम करता है और साथ ही उसने भी एक महिला शिक्षिका से शादी की हुई है। उसकी भी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। कत्ल करने के बाद उन्होंने अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों से कोई संबंध नहीं रखा था और ना ही कभी कोई संपर्क किया, और उसने भी अपना नया नाम रखकर अपना जीवन यापन कर रहा था। दरअसल वह बन गया था प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार बनकर अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि आखिरकार अब कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस ने एआई की मदद से लगभग 19 साल बाद उनको पकड़ा। प्रवीण कुमार यानी कि धवल कुमार को जब पकड़ा तो धवल कुमार ने एक बात कही थी कि यह तो मुझे बताओ कि मुझे आखिरकार पकड़ा कैसे। तो पुलिस ने बताया कि हमने इस तरह से आपको पकड़ा है। जब यह कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से जब वायरल होती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस यदि अपने पे आ जाए तो बड़ा सा बड़ा अपराधी कहीं भी छिप जाए, पुलिस से नहीं बच पाता है। ठीक इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। रंजनी को लगभग 19 साल के बाद उसकी जो 2 बच्चियां थी 17 दिनों की, 19 साल बाद उन्हें इंसाफ मिल जाता है। अब इनके खिलाफ जो कानून तय करेगा, इनकी सजा कब तक सलाखों के पीछे रहेंगे और क्या इनको सजा हो सकती है, जाहिर सी बात है सजा इनको बड़ी ही होगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दुल दिखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।